हम पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए, जिसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने कवर कर लिया था, उसके एमसीक्यू कर लिए थे और जो उसके फार्मूला के जो नोट्स थे वो आपको उसमें मिल गए होंगे। और नोट्स के रिगार्डिंग जो भी मतलब एस्टेट का पूरा जो सिलेबस है, 1 या 2 हफ्ते में आपको शॉर्ट नोट्स भी और जो कंप्लीट नोट्स हैं एस्टेट के पूरे सिलेबस के, वो आपको मिल जाएँगे। या तो आप जो चैप्टर चल रहे हैं साथ-साथ उसी में आप वहाँ से मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं अलग से सारी पीडीएफ उसमें डाल दूँगी, ठीक है? आपको मिल जाएँगे मतलब। आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है बच्चों, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, ठीक है? जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको समझाती जाऊँगी, आप अच्छे से उनको लिखते जाएँगे और समझते जाएँगे, ठीक है? वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम फालतू चीज़ें तो पढ़ेंगे नहीं, जो पूछी जाती हैं हम वही हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले अगर आप देखें तो जो डॉबर आइनर थे उसके ट्राइड्स हमसे पूछे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है? उन्होंने कौन-कौन से ट्राइड दिए थे? जैसे आपके पास एक तो था लिथियम, लिथियम के साथ उसमें और कौन-सा बना था? सोडियम का, सोडियम के बाद उसमें था पोटेशियम, ठीक है? एक तो ये ट्राइड बना था। उन्होंने क्या बोला था, भई जो पहला मेंबर है और जो दूसरा मेंबर है, अगर उनका क्या किया जाए, एवरेज किया जाए, तो बीच वाले के बराबर, मास के बराबर होगा, ठीक है? अच्छा, एक तो ये ट्राइड बना, फिर उन्होंने बनाया था क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। तीसरा किस चीज़ का था? कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का और बेरियम का, ठीक है? आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन-सा डॉबर आइनर का ट्राइड है, या हो सकता है यूँ पूछ लिया जाए इनमें से कौन-सा नहीं है। तो आपको ये पता होने चाहिए तीनों के तीनों, ठीक है? फिर न्यूलैंड थे, न्यूलैंड ने म्यूज़िकल उस पे बताया था कि भई जो सारेगामापा है उस पे चलता है, और ये सारे मासेस के ऊपर डिपेंड थे, ठीक है? इनकी पीरियोडिक टेबल किस पे थी? मास पे थी, और इन्होंने सिर्फ 20 एलिमेंट बताए थे। फिर आए थे लोथर मेयर, इन्होंने बताया था कर्व बच्चों, क्या बताया था इन्होंने? कर्व बताया था, जिसमें इन्होंने किसके मतलब एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया था। इनके ग्राफ में जो सबसे पीक पे जो था, वो तो थे एल्कली मेटल, और जो बिल्कुल मतलब ये क्रस्ट हो गया, और जो बिल्कुल डाउन पे थे, वो थे अर्थ मेटल, ठीक है? और असेंडिंग जो कर्व पे थे, वो थे जो हैलोजेंस होते हैं, मतलब अपना जो क्लोरीन, ब्रोमीन ये हैं, और जो डिसेंडिंग पे थे, वे थे एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है? जिसमें अपना ये मैग्नीशियम, ठीक है? ये जो पूरी सीरीज़ आ जाती है वो, ठीक है? ये कौन था? लोथर मेयर। फिर अगर बात की जाए मेंडलीव की, मेंडलीव के टाइम पे 63 क्या थे? एलिमेंट्स थे। क्या थे? 63 एलिमेंट्स थे। इन्होंने क्या बताया था? ये इन्होंने ग्रुप्स और पीरियड ये बनाने वाले थे। इनकी भी मास के ऊपर ही डिपेंड थी। किसके ऊपर थी? मास के ऊपर डिपेंड थी। यहाँ पे क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है भई, इका एल्यूमीनियम किसको बोलते हैं? ठीक है? या इका सिलिकॉन किसको बोलते हैं? या इका बोरोन किसको बोलते हैं? इका बोरोन बोला जाता है बच्चों स्कैंडियम को। इका सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे कौन आता है? जर्मेनियम। और इका एल्यूमीनियम, उसके नीचे एल्यूमीनियम के नीचे कौन आता है? गैलियम। गैलियम आपको पता होगा कि हमारी बॉडी से इसका कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको किसमें पता होनी चाहिए? मेंडलीव की कितने एलिमेंट थे, किसके ऊपर उन्होंने बताया था? मास के ऊपर ही थी इनकी भी, और ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? फिर ये अपनी पीरियोडिक टेबल सही है। जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो किसने बताई थी? हेनरी मोसले ने। किसने? हेनरी मोसले ने। और ये एटॉमिक नंबर पे थी। किस पे थी? एटॉमिक नंबर पे थी। हेनरी मोसले और नील बोहर, ये 2 साइंटिस्ट थे। मेन कौन थे? जो हेनरी मोसले हैं वो, ठीक है? अब यही मैजिकल नंबर बोला जाता है बच्चों, कौन-सा? 2, 8, 8, 18, 18 और 32, ठीक है? ये मैजिकल नंबर बोला जाता है। तब भी आप एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो आप ऐसे ही निकालते हैं कि भई नेक्स्ट, अगर आपको जैसे ग्रुप में निकालना होता है कि भई किसी का 15 है, उसे नेक्स्ट एटॉमिक नंबर निकालना है, तो आप उसमें ऐसे ही ऐड करते हैं भई, जैसे पहले अगर आप उसमें जाते हैं तो नेक्स्ट में ऐड कर देते हैं 8, फिर ऐड कर देते हैं 8, और उससे भी आगे अगर आपको निकालना होता है कि वो अगर किसमें है 4th पीरियड में, तो आप उसमें 18, 18 और 32 ऐसे आप ऐड करते जाते हैं। जो 6th पीरियड है वो सबसे क्या है? लंबा पीरियड है, क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट हैं? 32, 7th इनकम्प्लीट है, ठीक है? बात समझ में आ गई? और मेंडलीव की और तो आपको पता ही होंगे कि इन्होंने क्या-क्या बताया था, कि भई इन्होंने खाली जगह छोड़ दी थी, जैसे ये इका, एल्यूमीनियम, बोरोन, ये सब कुछ हमने बताया, और आगे भी भई जो एलिमेंट हैं वो डिस्कवर होंगे।
ये सब कुछ उन्होंने बताया था हमें, ठीक है। और फिर वही कि इनकी जो लिमिटेशन थी कि भाई ये आइसोटोप की जगह नहीं बता पाए थे, हाइड्रोजन की जगह नहीं बता पाए थे, ये सब कुछ, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी बताया कि हेनरी मोसले ने बताया था, और वो पीरियोडिसिटी पे चलता है, और वो भी किसके, कि जो अपनी कन्फिग्रेशन होती है एलिमेंट्स की, वो खुद को क्या करती है, रिपीट करती रहती है। वही पीरियोडिसिटी का क्या था, कोज था, ठीक है। अपने उसमें 7 तो पीरियड हैं और 18 क्या है बच्चों, ग्रुप हैं। अब ध्यान से समझिएगा, आपसे 100% क्या पूछा जाता है कि एक तो देखो आपको ग्रुप पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप का है ऑल ओवर। देखो तब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो एस के सारे एलिमेंट पढ़ लेंगे, पी के भी, डी के भी और एफ के भी। सारी पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एस ब्लॉक की आपको जनरल कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए कि क्या होती है, ठीक है। लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा कि एन एस, और उसमें एक से लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एल्कली मेटल होगा तो उसमें आपको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा तो लास्ट में आपको कितने मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। पी में क्या होगा, पी में होगा NH2 और NP। एन ये कोई भी शेल हो सकती है, और एक से कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 तक। ये किसकी जनरल कन्फिग्रेशन है, ये है पी वालों की। अगर डी वालों की बात की जाए तो किसमें, पेलेंटीमेट शेल में भरा जाता है, जिसको N-1 बोला जाता है। और कितने, डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और एस में कितना, 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे ही, ठीक है। फिर बात आती एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक की ये है जिसको ये पेलेंटीमेट शेल और ये एंटी पेलेंटीमेट शेल, ठीक है। N-2 एफ में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और डी में N-1 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, कितना, 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, और एस में तो 2 होंगे ही, ठीक है। जिसमें आपको पता होंगे 2 सीरीज है हमारे पास, एक 4F सीरीज है और एक 5F सीरीज है, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, या रेयर इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। सीरियम से ल्यूटेटियम तक ये आपको पता होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर कहाँ से, 58 से लेके कितना आपके पास 71 तक, और जो 5F वाले हैं वो 90 से लेके 103 तक, ठीक है। और 14, ये भी 14 एलिमेंट है, और ये भी कितने हैं, 14 एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ है ये भी पता हो, और किससे, सीरियम से ल्यूटेटियम तक, इथोरियम से लोरेंशियम तक, ठीक है। इतनी बात पता होनी चाहिए आपको। फिर एक पूछा जाता है ट्रांस यूरेनियम क्या होता है बच्चों, क्या होता है ट्रांस यूरेनियम। यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं, लगभग 11 एलिमेंट हैं वो यूरेनियम के बाद वाले, वो सारे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहलाते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब आपको पता करना होता है कि पीरियड, भाई वो आपको कन्फिग्रेशन लिख के दे सकता है, या आपको एटॉमिक नंबर लिख के दे सकता है, और आपको पता करना होता है कि कौन सा पीरियड है और कौन सा ग्रुप है, ठीक है। अब देखो, अगर एस ब्लॉक का कोई होगा, ठीक है, और उसका आपको क्या पता करना होगा, ग्रुप नंबर पता करना होगा, तो आपको उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, वो देखने होंगे। अगर आपको एस में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो आपको फर्स्ट ग्रुप का ही मिलेगा। अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो आपको सेकेंड ग्रुप का मिलेगा। जैसे आप मैग्नीशियम की बता सकते हैं, ठीक है, उसमें एस में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मतलब वो सेकेंड ग्रुप का है। यहां से यही पता लग जाता है, ठीक है। और पी वालों का ग्रुप नंबर कैसे पता किया जाता है बच्चों, उनमें आप जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस में आप उनमें क्या ऐड कर देते हैं, 10 ऐड कर देते हैं। कैसे, जैसे आप नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन लिखें, नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है, 1s2 2s2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये अपना 2p, ये हो गए 4 हो गए, और ये 3, ठीक है। ये अपनी वैलेंस शेल है, ये वाली सेकेंड है ना, ये पूरी वैलेंस शेल हो गई। तो 2 ये इलेक्ट्रॉन, 3 ये, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, 5। 5 में कितने ऐड कर दें, 10। तो कौन से ग्रुप का मेंबर हो गया, 15। ऐसे आपको पी ब्लॉक वालों का क्या निकालना होता है, ग्रुप नंबर। अगर आपको डी वालों का निकालना हो, ठीक है, जैसे आप कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखूं आपके लिए, आप आयरन की लिख लें। आयरन कितना होता है, 26 होता है। तो क्या लिखेंगे आप, 3d6 4s2, 3d6 4s2 होती है, लास्ट की लिख रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो, आपको डी वाले भी गिनने और आपको एस वाले भी गिनने हैं। कितने हो गए, 6 और 2 8, 6 और 2 क्या हो गए, 8। तो इन दोनों का सम ही, इन दोनों जो इलेक्ट्रॉन है इनका सम ही उसका क्या कहलाता है, ग्रुप नंबर कहलाता है। क्या आपको समझ में आ गई है,
ठीक है ना? डी और एस वालों का सम कर देना, वही ग्रुप नंबर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है? फिर एक पूछा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है? आपसे पूछ लेंगे भाई मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है? तो आपको पता होना चाहिए लिथियम के साथ, या इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि लिथियम का किसके साथ है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? ली एम जी, ठीक है? ये आपको याद रखना है कि लिथियम का मैग्नीशियम के साथ है। और बेरिलियम का किसके साथ है? बी, आप इससे याद रखें, बी ओल, ठीक है? बी ओल। बेरिलियम का एल्यूमिनियम, या पूछा जा सकता है एल्यूमिनियम का किसके साथ है? बेरिलियम के साथ, ठीक है? बोरॉन का बी के किसके साथ है? एस आई, ठीक है? सिलिकॉन के साथ। तो डायगोनल रिलेशनशिप आपको याद रखना है, ठीक है? इनकी क्या है प्रॉपर्टी जो है वो मैच करती है, सिमिलर साइज रहेगा, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी, तो ये सारी चीजें इनमें क्या रहती हैं? सेम रहती हैं, ठीक है ना? अब देखो, अगर आप बात करें किसकी, कि जो आपके पास रेडियस होता है उसकी बात की जाए, किसकी? रेडियस की। तो रेडियस, तीन तरीके के रेडियस की बात होती है। एक होता है कोवेलेंट रेडियस, जैसे H2 है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो बनता है शेयरिंग से बच्चों, तो उनमें होती है ओवरलैपिंग। क्या होती है? ओवरलैपिंग। तो रेडियस क्या होता है इनका? काफी कम होता है, क्योंकि अब एक तो कोई ऐसे खड़ा हो तो इनका रेडियस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक ओवरलैप कोई करके खड़ा हो तो इनका डिस्टेंस बहुत कम होगा। तो आपको तीन रेडियस पता होने चाहिए, एक तो होता है कोवेलेंट, एक होता है मेटालिक रेडियस, और एक होता है वंडरवॉल रेडियस, ठीक है? अब सबसे जो ज्यादा होता है वो होता है वंडरवॉल रेडियस। वो कैसे? क्योंकि वो होता है बच्चों, एक यहाँ पे एटम है और एक बहुत दूर कहीं है, इनके बीच की अट्रैक्शन क्या होती है? वंडरवॉल रेडियस कहलाता है, ठीक है? मतलब ये बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा वंडरवॉल रेडियस। फिर मेटेलिक बॉन्ड, कि भाई यहाँ एक मेटल है, एक यहाँ मेटल है, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। फिर मतलब मेटालिक हो गया, और सबसे कम किस कौन होता है? कोवेलेंट रेडियस, वीएमसी, सबसे ज्यादा वंडरवॉल, फिर मेटालिक, फिर कोवेलेंट। ये याद रखना है, ठीक है? बात समझ में आ गई? फिर एक ये चीज भी आपको समझनी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस पे जो प्रोटॉन होते हैं उनका चार्ज न्यूक्लियर चार्ज होता है। पर बच्चों यहाँ पे क्या होता है? यहाँ शील्डिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। जैसे भाई एस ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ पे होंगे, जिसको आप स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? स्क्रीनिंग इफेक्ट। भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा वो क्या लगा रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं। तो जो ये न्यूक्लियर चार्ज जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है उन पे लगना चाहिए था, वो नहीं लग पाता उतना। जैसे कि भाई यहाँ टीचर है और यहाँ बच्चों ने एक बहुत मतलब बहुत लाइन बना ली, और लास्ट वाले बच्चे टीचर को दिखाई ही नहीं दे रहे, ठीक है? तो जितना हमें लग रहा था कि भाई टीचर का इंपैक्ट इन बच्चों पे आना चाहिए, उतना नहीं आ रहा है, ठीक है? तो एक्चुअल में क्या चार्ज वहां पे लग रहा है, तो वो कैसे निकाला जाता है? कि जेड इफेक्टिव निकाला जाता है, ये एटॉमिक नंबर जो न्यूक्लियर चार्ज है, माइनस में ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है सिग्मा से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन एस्टेट में पूछा गया है 2 बार, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, क्योंकि ये चीज बीच में अड़ गई है, आपको ये माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आप ये एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज बता पाओगे, ठीक है? ये रेडियस वाला मैंने बता ही दिया, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ये वेरिएशन है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? अब देखो, आयनिक चार्ज की अगर बात की जाए, आपके पास एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। देखो बच्चों, अगर आपके पास जैसे एक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है और एक आपके पास है N3 नेगेटिव, ध्यान से समझना। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का मतलब है भाई इसके 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, प्रोटॉन तो वही है। बात समझ के? प्रोटॉन तो वही है, मतलब कि बच्चे बाहर निकल गए 3, पर टीचर उतने ही हैं। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 13 और प्रोटॉन भी 13, पर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, ठीक है? फिर हुआ क्या कि भाई अब 13 टीचर हैं और 13 टीचर इन 10 बच्चों को अपनी अट्रैक्शन में ला रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे, मतलब कि जो साइज होगा क्लास का वो बहुत छोटा रहेगा, वो दूर दूर भागने नहीं देंगे, वो शरारत नहीं करने देंगे। तो जो कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना साइज क्या होगा? कम होगा। और एनायन पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना साइज ज्यादा होगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? इसके क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे गए हैं स्टेट में, आपको ध्यान रखना है, साइज का ऑर्डर लगवाया जाता है, ठीक है? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना साइज कम होगा। जैसे आपके पास Na पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है और Mg
टू पॉजिटिव है, तो सबसे ज्यादा जो साइज कम होगा वो इसका होगा, फिर Mg2 पॉजिटिव का, फिर Na का, ठीक है। और ज्यादा किसका होगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, और बीच में रहेंगे जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और साइज का अगर आप वेरिएशन देखें, किसका साइज का, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो साइज जो होता है बच्चों वो डिक्रीज होता है, पर जो हेलोजन्स होते हैं उनका साइज इंक्रीज होता है। क्या हो जाता है, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। क्या बात आपको समझ में आ गई। और एक आपको वेरिएशन ध्यान रखनी है, जैसे भाई आपके पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। नाइट्रोजन हो जाता है हाफ फिल्ड, क्या हो जाता है, बिल्कुल हाफ फिल्ड हो जाता है, जैसे वो 2p3 होता है, और ऑक्सीजन होता है 2p4 और फ्लोरीन होता है 2p5, ठीक है। ये हाफ, हमें ये पता है कि भाई लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आती है। देखो नाइट्रोजन का साइज जो है वो उससे कम साइज होना चाहिए था ऑक्सीजन का, ठीक है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यहां से यहां जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज होगा, भाई सबसे कम फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। पर इससे उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ पे ये हाफ फिल्ड होने की वजह से ज्यादा स्टेबल हो गया, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और आ गया जिसकी वजह से रिपल्शन आ गई, तो इसका साइज बड़ा हो गया। तो साइज का ऑर्डर हो जाता है भाई सबसे कम तो फ्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन से जो साइज बड़ा हो जाता है वो किसका हो जाता है, ऑक्सीजन का, ठीक है। मतलब ये ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई होगी। फिर बात करते हैं हम किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि भाई आपके पास एक मेटल है, उसको एनर्जी दे के आपको वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो क्या क्या चीजें इंपैक्ट डालने वाली, सबसे पहले तो आप कन्फिग्रेशन लिख लेंगे किसी भी चीज की, तब भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो, क्योंकि ज्यादा स्टेबल कंपाउंड से अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी ही पड़ेगी, ठीक है। वो खुद ही बोल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी, किसी को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जैसे बहुत बड़ा साइज है किसी चीज का, मतलब एक तो आपके पास है सोडियम और एक आपके पास है सीजियम, इसका साइज बहुत बड़ा है, ये बहुत फटाफट इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के दे देगा, बहुत कम एनर्जी चाहिए। तो साइज जितना ज्यादा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, देखो न्यूक्लियस पे जितना ज्यादा चार्ज, मतलब जितने ज्यादा मास्टर, ठीक है, उतना उस क्लास में से बच्चे को निकालना बाहर मुश्किल है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा, ठीक है। फिर देखो शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट मैंने अभी बताया, जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। देखो एस वालों का ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, वो ज्यादा शील्ड कर पाते हैं आगे वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। मान लो इन यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और एस वालों की शील्डिंग बहुत ज्यादा है, उन्होंने शील्ड बना दी यहाँ पे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब टीचर इनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल जाएंगे। मतलब जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम, ठीक है। और सबसे ज्यादा एस का होता है, फिर पी का, डी और एफ का बिल्कुल पुअर होता है, जिसकी वजह से लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। फिर पेनिट्रेशन इफेक्ट, मतलब किसी चीज का पेनिट्रेट, मतलब किसी चीज का अंदर घुसना, वो सबसे ज्यादा कौन घुसता है, सबसे ज्यादा एफ, मतलब सॉरी एस, एफ बोल रहे हैं, एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। बात समझ। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अभी हमने बात की, अगर हाफ फिल्ड होगा, कोई भी हाफ फिल्ड होगा जैसे ये था, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल पाना मुश्किल है। कोई फुल्ली फिल्ड होगा जैसे नोबल गैसेस हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल पाना मुश्किल है, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे सबसे मुश्किल, अगर एक एल्यूमिनियम है आपके पास, एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की कन्फिग्रेशन क्या होती है भाई, आप लिखेंगे 1s2 2s2 और ये होगी 2p6 और ये फिर 3s2 और ये 3p1, ठीक है। और मैग्नीशियम की आ जाएगी 3s2 तक। एल्यूमिनियम में आपको निकालना p से इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में आपको निकालना है s से इलेक्ट्रॉन। मुश्किल कहां से निकालना है, s वाले से, और ऊपर से वो फुल्ली फिल्ड 3s2। बात समझ गए ना। तो कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, एल्यूमिनियम वाले की, और ज्यादा किसकी हो जाएगी, मैग्नीशियम वाले की। और आपसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी भी पूछी जा सकती है। सक्सेसिव मतलब पूछेंगे भाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आपसे कंपैरिजन करवा लेंगे भाई एल्यूमिनियम की
और मैग्नीशियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी वो बताओ, ठीक है, ज्यादा किसकी होगी, ठीक है। अब देखते हैं, एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है ये 3s2, ठीक है। मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है ये 3s1, ठीक है। अब देखो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एल्यूमिनियम की, क्योंकि अब मुझे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इससे निकालना है, और यहाँ पे ये S1 है, इससे आराम से निकाला जाएगा, क्योंकि मान लीजिए आप S1 इसको हाफ फिल्ड मान रहे हैं, पर ये तो फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरिजन टू हाफ फिल्ड से, ठीक है। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और इसकी हो जाएगी कम, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम की क्या होगी, ज्यादा। मतलब ऑल ओवर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है किसी से, कौन निकाल के देगा, कौन देना चाहेगा, फुल्ली फिल्ड तो बिल्कुल नहीं देगा, स्टेबल चीज क्यों अपना इलेक्ट्रॉन देगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें क्या करना है कि आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, जैसे फ्लोरीन है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते टाइम यहां से एनर्जी बाहर निकलती है, बात समझ गए। जैसे हम फ्लोरीन को प्लस एक इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो यहां से एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलना मतलब नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो फ्लोरीन है और एक क्लोरीन, पूछा जाता है कि किसकी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या गेन एंथैल्पी है नेगेटिव। तो बच्चों लगता है सबको कि फ्लोरीन की है, बिल्कुल नहीं, क्लोरीन की है। क्या होती है, क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव होती है, क्योंकि इसका साइज बहुत कम हो जाता है। तो ये जितना हमें लग रहा है ना कि फटाफट एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, नहीं, क्योंकि थोड़ी रिपल्शन भी बढ़ रही होती है और उसका साइज बहुत कम है, तो वो एकदम इतने इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। तो क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव होती है, क्योंकि अपनी केमिस्ट्री में जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है वो चीज उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। बात समझ में आ गई, क्लोरीन की ज्यादा होती। ऐसे ही किसमें है ये चीज, अपने पास ऑक्सीजन और सल्फर में, किसमें, ऑक्सीजन और सल्फर में। लगता था कि भाई ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव इसकी होगी वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, पर किसकी है, सल्फर की, ड्यू टू साइज। बात समझ में आ गई, ठीक है। और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ऑक्सीजन की जो सेकंड अपने पास गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है, ऐसा कैसे, क्या होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है। मतलब कि अगर आप इसको लिख रहे हैं, ये होता है 2p4, लास्ट में क्या है 2p4, आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब ये हो गया 2p5, इसमें तो इसने एनर्जी बाहर निकाल के दी, पर आप इसमें तब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा रिपल्शन फील कर रहा है, ये बहुत ज्यादा क्या फील कर रहा है, रिपल्शन फील कर रहा है, और ऊपर से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है इसकी एनर्जी का, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि भाई एनर्जी दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भी ले, ठीक है ना। तो इसकी जो गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये एक्सेप्शंस हैं, याद रखने हैं, जैसे मैंने साइज का बताया, यहाँ पे गेन जो एंथैल्पी है उसका बताया, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे सारे फैक्टर बता रखे हैं कि क्या चीजें इसके ऊपर इफेक्ट डालती हैं। फिर आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात, जिसमें आप सबको पता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पर क्वेश्चन क्या है, जैसे भाई एक आपके पास F पॉजिटिव है, एक फ्लोरीन है और एक F नेगेटिव है, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो F पॉजिटिव सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फिर कौन होगा, F होगा, और फिर F नेगेटिव, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, ये क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो F पॉजिटिव, भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, वो कंगाल है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, बात समझ रहे हो ना। तो पॉजिटिव मतलब वो और बिल्कुल भूखा बैठा, मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज जिस पे ज्यादा होगा ना वो उतना ही भूखा हो जाएगा और वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है हाइब्रिडाइजेशन पे। एक है अपने पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू इसके और सिंगल बॉन्ड के, ठीक है। मतलब sp3 ज्यादा sp3 बोल रहे हैं, sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp2 सबसे कम होता है sp3, ठीक है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। फिर बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट पे, कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे किसी पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, वो उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको पता है मेटल तो सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं, उनके ऑक्साइड या उसके हाइड्रोक्साइड, और मेटल के क्या हो जाते हैं, एसिडिक हो जाते हैं,
और जो बीच में हो जाते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के हो जाएंगे, ठीक है। और ये सारे भाई जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी वो सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है कि नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो ऐसे होगा, एक्सेप्शन सारे मैंने करा दिए हैं। एक ये मेन दो टॉपिक हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो कौन सा कि भाई पहले जो अपना ग्रुप होता है एल्कली मेटल होता है, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। जो अपना 16th ग्रुप होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीजन फैमिली है उसको बोलते हैं चाल्कोजेंस। क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस। और फॉर्मिंग 17th को बोलते हैं हम हेलोजेंस, और 18वें को बोलते हैं हम नोबल गैसेस, और 15th को बोलते हैं हम निकोजेंस। क्या बोलते हैं? निकोजेंस, जिनमें से गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है। अब ये है कौन सा कि जिसमें आप भाई 101 आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास एटॉमिक नंबर दे रखा है, इसका नाम क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ रूल दे रखे हैं कि भाई अगर 0 होता है तो उसको नील लिखा जाता है, 1 होता है तो अन लिखा जाता है, 2 है तो बाई है, या पढ़ लेना। जैसे इसका नाम अगर हम लिखें तो 1 के लिए क्या वर्ड लगाया जाएगा? अन। 0 के लिए क्या लगाया जाएगा, क्योंकि 1 के बाद 0 है, नील, ठीक है। 1 के लिए फिर से क्या लगाएंगे? अन। और लास्ट में नाम खत्म किया जाएगा IUM के साथ। किसके साथ? IUM के साथ। ये नोमेनक्लेचर है। आप इसमें 107 का भी लिख सकते हैं। 1 के लिए क्या वर्ड है, 0 के लिए क्या है, 7 के लिए क्या है, लास्ट में IUM, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी जो कंसेप्ट है वो सारा खत्म हो जाता है। नोट्स मतलब आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अभी हम कर लेते हैं इसके पहला MCQ। देखिए बच्चों क्या है, इफ एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखी है, इट विल बी प्लेस्ड इन, भाई इसका जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो ये कौन सा है, डी ब्लॉक वाले की कन्फिग्रेशन मैंने बोला था इनका सम कर दीजिएगा कि ये 2 हैं और ये 3 है, तो 5वां इसका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। डी ब्लॉक में आपको ऐसे ही करना है। फिर देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दे रखी है, ये है 3s2 और 3p3, ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, मतलब इसके जो नीचे होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। ये कितना हो गया, ये हो गया 10, तो 12 और 3 15, 15 में आप क्या कर देंगे, अब 18 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 33, क्योंकि ये अपना फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस के बाद अपना क्या आता है, आर्सेनिक आता है, ठीक है, मतलब यही होता है ना, आर्सेनिक AS, ठीक है। तो ये 33 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेयर अर्थ मेटल इज, रेयर अर्थ मेटल मतलब जो इनर ट्रांजिशन है अपना पहला, सीरियम पहला मेंबर होता है किसका, लेंथेनॉइड का। द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग्स टू, जो 29 होता है, 29 अपना कौन सा होता है, कॉपर होता है। कॉपर किससे रिलेटेड है, डी ब्लॉक से। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है ना, क्योंकि आप नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं। फिर क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये कन्फिग्रेशन दे रखी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसकी, ये किसकी कन्फिग्रेशन है, N-1, और डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, ये कौन से हो जाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, ठीक है, वेट पे ही थे ये सारे के सारे। डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाय, डायगोनल रिलेशनशिप किसके द्वारा शो की जाती है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, या दोनों के, तो दोनों की जाती है। जो हमने देखा था लिथियम मैग्नीशियम, तो ये कौन सा था, सेकंड का, और ये थर्ड का, तो दोनों के द्वारा ये शो की जाती है। फिर क्या है, द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये आपको दे रखी है, ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो डी वाला ही है वही कैसा है, वही मतलब फुल्ली फिल्ड है नहीं, और तो सारे फिल्ड हो चुके हैं, सिर्फ डी वाला ऐसा है जो उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कौन से बिलोंग करता है, डी वाले से बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम सिमिलर बिकॉज, लिथियम और मैग्नीशियम आपको पता है दोनों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, तो इसी वजह से सेम है। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट, द वेरिएशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज रिलेटेड टू देयर, किसके होते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक न्यूक्लियर मास, एटॉमिक नंबर की वजह से, जो अपना कौन सा है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। एटॉमिक नंबर कन्फिग्रेशन होता तो कन्फिग्रेशन पे लगाते। नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम इज डायगोनली रिलेटेड टू, तो हमने देखा था ना बी ऑल, ठीक है, तो कौन से, बेरिलियम से। फिर क्या है, लिथियम शो सिमिलैरिटी टू मैग्नीशियम इन इट्स केमिकल बिहेवियर बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, डायगोनल रिलेशनशिप है पहली बात तो सिमिलर साइज है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और हाई पोलराइजिंग पावर है दोनों में ही, ठीक है। फिर क्या है, डोबन आयनर ट्रेड्स, इनमें से कौन सा है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
फिर क्या है, विच पेयर ऑफ एलिमेंट हैज दी सेम केमिकल प्रॉपर्टी, इनमें से किसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, जो सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी। 3 और 11, लिथियम अपना 3 है, 11 सोडियम है, तो इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखो, इन द पीरियोडिक टेबल गोइंग डाउन इन फ्लोरीन ग्रुप, ठीक है, जो फ्लोरीन वाला मतलब हेलोजन वाला जो अपना ग्रुप है, वहां पे क्या होगा, रिएक्टिविटी विल इंक्रीज नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज नहीं, आयनिक रेडियस विल इंक्रीज, ठीक है। नीचे जाते हैं तो हम क्या होता है, जो आयनिक रेडियस होता है वही इंक्रीज करता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल तो क्या करता है, डिक्रीज, क्योंकि जितना साइज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री रहेगा, आप आराम से लेके जा सकते हैं। द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज, स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने बोला था सबसे ज्यादा एस का, फिर पी का, फिर डी का, और एफ, इन दोनों का तो पुअर ही होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो लेस देन दी पी इलेक्ट्रॉन्स, कम है, लेस देन दी पी इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा। फिर क्या है, विच सेट हैज द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर ग्राउंड स्टेट, ये ध्यान रखिएगा, इनको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्या बोलते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ये वेनेडियम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अच्छा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी अनपेयर्ड, ये जो चीज मैंने बताई ये भी ध्यान रखिएगा कि जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। यहाँ अनपेयर्ड पूछा गया है, तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और वेनेडियम में भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर आपको रेडियाई का ऑर्डर लगाना है, मैंने बोला था कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उतना ज्यादा साइज ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे ये तो आप काट दीजिए, इसमें O2 नेगेटिव पे है, फिर F नेगेटिव पे है, ठीक है। फिर आपको साइज पता है किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का, और सबसे कम जो हो जाएगा वो फ्लोरीन का, तो फर्स्ट जो होगा वो ठीक होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिस्प्लेस प्रोग्रेसिव इंक्रीज डाउन अ ग्रुप इन द बोहर पीरियोडिक टेबल, कि इंक्रीज क्या होता है, साइज ऑफ द एटम, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होती है, पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है, द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आप ये हम डी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे कि जिरकोनियम और हाफनियम का क्या हो जाता है, सेम रेडियस हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो हाफ फिल्ड होता है, ठीक है, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होता है नाइट्रोजन में, इसी वजह से। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट इज, ये ध्यान से करिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है कि भाई सबसे, देखो सबसे ज्यादा पोटेंशियल तो होगा जो अपने पास ये सेम दे रखा है भाई नियोन का, क्योंकि नोबल गैस है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ही मुश्किल है, ठीक है, सेम है। फिर आपके पास क्लोरीन है, ठीक है भाई, ये भी सेम दे रखा है। फिर बात आ जाती है भाई फॉस्फोरस का या सल्फर का, ठीक है। फॉस्फोरस हाफ फिल्ड होता है, तो इसकी ज्यादा होगी क्या, जो आयनाइजेशन एनर्जी है, फिर होगी सल्फर की। अब हम देखो क्या बच गया अपने पास, अच्छा इसमें भी तो सेम ही है, फॉस्फोरस और सल्फर। फिर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की रह गई। मैग्नीशियम आपको पता होता है, आपके पास ये होता है 3s2, है ना, और ये एल्यूमिनियम हो जाता है 3s2, अपने पास 3p1, है ना। तो इसका पोटेंशियल कम होता है, सबसे कम पोटेंशियल होता है एल्यूमिनियम वाले का, तो आंसर ये ठीक हो जाएगा। आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है बच्चों, आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एटॉमिक नंबर 118 है, इसका ग्रुप नंबर बताओ, या एटॉमिक नंबर 119 है, या एटॉमिक नंबर 120 है, या एटॉमिक नंबर 116 है, इसका ग्रुप नंबर बताओ। तो देखो 118 है ना, तो 18वां ही क्या है, ग्रुप नंबर। अच्छा अब कहोगे कि भाई 119 है तो क्या 19वां होगा, 19वां तो नहीं है ना, 18 तक ही है, तो वापस किस पे चले जाओ भाई, ये पहला हो जाएगा। अच्छा फिर 20वां भी नहीं है तो ये दूसरे पे चले जाओ, और 16वां है तो ये कौन सा हो जाएगा, 16th ग्रुप हो जाएगा, ये 18th हो जाएगा, ऐसे आपको निकालना है।